गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारा रेशियो का चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को याद हो कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने करंट रेशियो के कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन बीच में मैंने 6 to 10 क्वेश्चंस स्किप किए। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं। देखो पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड बना हुआ है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस प्रकार के क्वेश्चंस को। देखो सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, इसमें से 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई एक या दो क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको। देखो इसमें जैसे 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 था। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट अल्टर द करंट रेशियो। आपके सामने कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं। अब ये कहते हैं कि इन ट्रांजिशन के बाद करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या हमारा करंट रेशियो इंप्रूव होगा, क्या करंट रेशियो रिड्यूस होगा, या करंट रेशियो हमारा नॉट चेंज रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको ये बताना है। तो देखो जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई मान लो इस समय हमारे पास करंट एसेट्स 20,000 है, करंट लायबिलिटी 10,000 है। करंट रेशियो फिलहाल हमारा क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अब मान लो आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, भाई हमारा जो क्रेडिटर था उसको हमने 2000 की पेमेंट कर दी। तो जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, आपको ये पता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। वो 2 अकाउंट करंट एसेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, दोनों अकाउंट करंट लायबिलिटी के भी हो सकते हैं, एक करंट एसेट से एक करंट लायबिलिटी का भी हो सकता है, और हो सकता है इन दोनों पर से किसी पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं क्रेडिटर की पेमेंट करता हूं, तो क्रेडिटर की पेमेंट करने से मेरे पास कैश जाएगा। भाई हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमारे पास से कैश क्या होगा, चला जाएगा। कैश हमारे पास मतलब कि हमारे पास करंट एसेट्स 20 थी, हमने 2000 की पेमेंट कर दी, 2000 का कैश कम हो गया। कैश कम होने से हमारे पास करंट एसेट्स कितनी रह जाएगी, 18,000 रह जाएगी। दूसरी तरफ क्या करंट लायबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है जो हमारी करंट लायबिलिटी है, यानी कि हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो भी 2000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगी। करंट एसेट्स 18 रह गई, करंट लायबिलिटी 8000 हो गई। करंट रेशियो अगर आप निकालोगे तो 2.25:1 आएगा। अब जो नया करंट रेशियो होगा वो 2.25:1 आएगा। पहले रेशियो क्या था, 2:1, तो आप ये कहोगे कि करंट रेशियो हैज इंप्रूव, करंट रेशियो आपका इंप्रूव हुआ है। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, आपको इन ट्रांजेक्शन के इंपैक्ट को दिखाना है कि उस ट्रांजेक्शन से करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन में करंट रेशियो तो बता दिया 2:1 है, लेकिन उसमें करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें मेनली क्या निकालना है भाई, ये बताना है रिड्यूस, इंप्रूव या नॉट अल्टर, कोई इफेक्ट नहीं, ये बताना है। तो उसके लिए हम इमेजिनरी फिगर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं सिंस करंट रेशियो इज 2:1। भाई करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2:1 का मतलब है कि हमारी जो करंट एसेट्स है, भाई आपका फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जो हमारी करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी के कंपैरेटिवली जस्ट डबल है। भाई करंट रेशियो 2:1 है, तो इसका यही तो मतलब हुआ कि भाई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल है। तो आप कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लो भाई जिसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल हो, कुछ भी ले सकते हो, 10, 20 लिख सकते हो, 1 लाख 2 लाख लिख सकते हो, 5,000 10,000 लिख सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन है 1 लाख को 2 लाख ले लो, बिल्कुल सिंपल सा फिगर है। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख, तो देयरफॉर करंट एसेट्स, भाई अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो करंट एसेट्स कितनी मानी जाएगी, डबल, यानी कि 2 लाख मानी जाएगी। अब आपको नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, आपको ये दिखाना है कि उस ट्रांजेक्शन से आपके करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ट्रांजेक्शन है रीपेमेंट ऑफ
रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। भाई हमने किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, कोई भी करंट लायबिलिटी हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, क्रेडिटर हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई भी करंट लायबिलिटी। कितने की पे की ये नहीं बता रहा, इसको भी इमेजिनरी मान लो, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी मान लो, लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा नहीं। करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो 2 लाख की करंट लायबिलिटी की पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट करंट लायबिलिटी ऑफ ₹10,000 पे। भाई मैंने मान लिया कि मैंने 10,000 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। सोचो करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने से क्या इन दोनों में से किसी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा या दोनों पे पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेट्स सपोज आपने क्रेडिटर की पेमेंट की, पेमेंट करने से आपके पास से एक इफेक्ट तो पड़ गया लायबिलिटी पे। भाई आपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी या किसी भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो उस वजह से आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? दैट इज 1 लाख थी, 10,000 की पेमेंट कर दी तो करंट लायबिलिटी कितनी बचेगी? 90,000। इसी प्रकार करंट एसेट्स कितने की बचेगी? करंट एसेट्स कितनी थी? भाई करंट एसेट्स 2 लाख थी, आपने 10 की पेमेंट कर दी तो कैश चला जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इफेक्ट ना पड़े, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट में पड़ रहा है। करंट एसेट्स में से कैश चला जाएगा तो आपके पास करंट एसेट्स कितने की रह जाएगी? 190। तो नाउ करंट रेशो क्या हो गया? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 190 डिवाइडेड बाय 90,000 कितना आ गया? 2.11 रेशो 1, 2.11 रेशो 1। अब आप देखो पहले क्या था? 2 रेशो 1, अब आ गया 2.11 रेशो 1। इसका मतलब करंट रेशो हैज इंप्रूव। अगर आप इसको 10 की जगह 20 मान लोगे, दिक्कत कोई नहीं है। रेशो यहाँ पे 180, यहाँ पे 80, 180 को 80 से डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि कहने का मतलब आपको तो इंक्रीज डिक्रीज ही बताना है, तो आप यहाँ पे सीधा लिखेंगे देयरफॉर करंट रेशो हैज इंप्रूव, करंट रेशो हैज इंप्रूव। आपका करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने से जो करंट रेशो है दैट विल इंप्रूव, वो आपका क्या होगा? इंप्रूव होगा, ठीक। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट ये कहता है परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, भाई मैंने क्रेडिट में गुड्स खरीदी, कितने की नहीं बता रहा, मान लो 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, कुछ भी फिगर ले लो। लेट गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट। भाई मैंने ये माना कि 50,000 की गुड्स क्रेडिट में खरीदी, तो नाउ करंट लायबिलिटी, क्या करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। उधार में गुड्स खरीदते हो, जिन लोगों से उधार में गुड्स खरीदते हैं, एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी कि एक तरफ तो क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ा, तो आपकी जो करंट लायबिलिटी पहले 1 लाख रुपीस थी वो 50,000 रुपीस इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल करंट लायबिलिटी 150 की होगी। इसी प्रकार क्या करंट एसेट्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा? कैश पे तो नहीं पड़ रहा, कैश नहीं दे रहे, लेकिन जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं, एक तो वो करंट लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, दूसरा हमारे स्टॉक के लेवल को इफेक्ट करेगा। वो गुड्स अभी आपने खरीदी है, बेची नहीं है, यानी कि आपका जो बिजनेस में स्टॉक था वो इंक्रीज होगा, जो कि करंट एसेट्स का पार्ट है। तो करंट एसेट्स कितने की हो जाएगी? 1 लाख, सॉरी पहले 2 लाख थी, 2 लाख प्लस 50, करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? 250। नाउ करंट रेशो दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 250 डिवाइडेड बाय 150, 5/3,
1.67:1 कितना हो गया 1.67:1 पहले क्या था 2:1 ये कम है ज्यादा है कम है भाई 2 से तो कम है ना तो इसका मतलब therefore current ratio has reduced therefore current ratio has reduced आपका जो करंट रेशियो है वो रिड्यूस्ड हुआ है क्या हुआ है रिड्यूस हुआ ठीक थर्ड पॉइंट में कहता है कि भाई सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000 बुक वैल्यू 5,000 ऑफिस इक्विपमेंट भाई जो ऑफिसों में इक्विपमेंट रखे जाते हैं यूजेबल आइटम रखे जाते हैं लाइक कंप्यूटर प्रिंटर टाइपराइटर एटसेट्रा ये सारे ऑफिस इक्विपमेंट कहलाते हैं देखो अब इस पॉइंट में कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई 5,000 का ऑफिस इक्विपमेंट था लाइक कंप्यूटर जिसको हमने 4,000 रुपीज में सेल आउट किया अब इसमें अमाउंट दिया हुआ है तो उसी अमाउंट को लिखेंगे सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹5,000 फॉर ₹4,000 भाई 5,000 रुपीज का ऑफिस इक्विपमेंट आपने 4,000 में सेल कर दिया तो अब आप देखो 5,000 का लाइक ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल हमने उसको बेचा क्या एंट्री पैसा आ रहा है 4,000 कैश अकाउंट डेबिट 1,000 का लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट एक इफेक्ट तो पड़ गया कैश पर कैश आपके पास आ रहा है कितना 4,000 कैश किस में इंक्लूड होता है करंट एसेट्स में तो हमारी करंट एसेट्स जहां पहले 2 लाख रुपीस थी वहां पे 4,000 इंक्रीज हो गई कितनी हो गई 2,04,000 क्या इस ट्रांजेक्शन से करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट हमारी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट तो एक फिक्स एसेट्स माना जाता है उससे तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 4,000 का कैश आ रहा है करंट एसेट्स को बढ़ाएगा करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा करंट लायबिलिटी सेम रह गई कितने की 1 लाख केवल करंट एसेट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है तो नाउ करंट रेशियो कितना हो गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 2.04 रेशियो 1 कितना हो गया 2.04 रेशियो 1 इसका मतलब पहले था 2:1 अब हो गया 2.04 चाहे 0.0001 बढ़े इंक्रीज तो हो रहा है ना तो आप क्या लिखेंगे करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड आपका जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव हुआ है इस ट्रांजिशन की वजह से इसी प्रकार फिफ्थ पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000 कॉस्ट ₹10,000 देखो बेटा हमने 10,000 रुपीज की गुड्स 11 में बेची फोर्थ पॉइंट गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 sold for ₹11,000 भाई 10,000 रुपए की गुड्स हमने 11,000 में सेल आउट की गुड्स की कीमत थी 10 सेल आउट कितने में किया 11 में किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा एक इफेक्ट पड़ा कैश पर कितने का 11 कैश आपके पास कितना आएगा 11 एक इफेक्ट पे पड़ा आपकी गुड्स पर भाई आपने गुड्स बेची ना आपके बिजनेस में से स्टॉक कम होगा लेकिन कितने का कम होगा 10 का दोनों के दोनों करंट एसेट्स है 11 का कैश बढ़ेगा 10 का स्टॉक घटेगा करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब आपकी केवल करंट एसेट्स इफेक्टेड हो रही है करंट एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा पहले थी 2 लाख 11 का कैश आ गया और 10 का स्टॉक चला गया 10 माइनस कर दो करंट एसेट्स तो रह गई 2,01,000 क्या हमारी करंट लायबिलिटी भी इफेक्टेड हो रही है क्या किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है या कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है नहीं इस ट्रांजेक्शन में करंट लायबिलिटी आपकी सेम रह गई करंट
लाइबिलिटी, वो कितने की रह गई? सेम 1 लाख रुपीस। तो देयरफॉर करंट रेशो 2,01,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना हो गया? 2.01 रेशो 1। पहले था 2:1, तो आप क्या लिखेंगे? करंट रेशो हैज इंप्रूव। आपका जो करंट रेशो है वो क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है 5th पॉइंट। देखो 5th पॉइंट में कहता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने के नहीं पता, पॉइंट लिख लो 5th पॉइंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000 रिडीम। भाई मैंने 10,000 रुपए के डिबेंचर्स की पेमेंट की, ठीक है। नॉर्मली हम डिबेंचर की पेमेंट करते हैं, एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई डिबेंचर हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है जिसकी आप पेमेंट करो। अब आप सोचो डिबेंचर टू बैंक, एक इफेक्ट तो पड़ गया बैंक पर जो कि करंट एसेट्स होती है, दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है डिबेंचर। डिबेंचर कैसी लायबिलिटी होती है? नॉर्मली हर बच्चे के माइंड में होता है कि जी डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट एसेट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, करंट लायबिलिटी पे नहीं पड़ रहा। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, समझदार हो, कोई भी डिबेंचर, कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, जनरली लॉन्ग टर्म नेचर का लोन होता है। हम मानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए गए, लेकिन जिस साल आपको अपनी डिबेंचर को रिडीम करना होता है, फर्स्ट चैप्टर को याद करो, जिस साल आपको डिबेंचर को रिडीम करना होता है उस साल वो डिबेंचर कहलाते हैं मैच्योर्ड डिबेंचर, यानी कि वो किसका पार्ट बन जाते हैं? करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। वैसे नॉन करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन जिस साल उनको रिडीम करना होता है उस साल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के नाम से। तो आपने अपने डिबेंचर की पेमेंट की है, यानी कि अदर करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है, तो करंट एसेट्स की भी, करंट एसेट्स भी आपकी रिड्यूस होगी, करंट लायबिलिटी भी आपकी रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब यहां पे लिखेंगे करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख था, बैंक में से बैलेंस कम होगा यानी कि करंट एसेट्स कम होगी, तो करंट एसेट्स बचेगी 190 की, और करंट लायबिलिटी ये आपके पास बचेगी कितने की? पहले 1 लाख थी, -10 कितनी बचेगी? 90,000। ठीक है। नाउ करंट रेशो, वही करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 190 डिवाइडेड बाय 90, यहां पे आ जाएगा 2.11 रेशो 1, 2.11 रेशो 1। तो करंट रेशो हैज इंप्रूव। ठीक है बेटा, क्लियर। कुछ पॉइंट अपनी तरफ से लेते हैं 6th क्वेश्चन के बाद, जैसे 7th 8th 9th 10th ऐसे ही क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की। एक दो पॉइंट और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसी में देखो एक पॉइंट आता है बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर। भाई मान लो मैं आपको ये कहता हूं 6th पॉइंट में, एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर। भाई मैंने किसी डेटर से बीआर लिया, क्या ले लिया? किसी डेटर के जिसके हम पैसा मांगते थे उससे बीआर मिल गया, मान लो 50,000 का। लेट बीआर ऑफ ₹50,000 रिसीव फ्रॉम डेटर। अब सोचो क्या करंट एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? कुछ बच्चे कहेंगे जी बीआर मिला है, बीआर इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो हमारी करंट एसेट्स इंप्रूव होगी। लेकिन सोच के देखो मेरे भाई, दूसरी तरफ आपके डेटर भी तो कम होंगे। भाई मैं किसी के पैसा मांगता हूं, मैं तुम्हारे पैसा मांगता हूं, आपने मुझे बीआर दे दिया, तो मुझे डेटर में से आपका नाम काट कर बीआर में लिखना पड़ेगा। एक तरफ बीआर बढ़ रहा है यानी कि करंट एसेट्स बढ़ रही है, दूसरी तरफ डेटर भी तो कम हो रहा है। तो कहने का मतलब करंट एसेट्स जैसे 2 लाख है, 50 का बीआर बढ़ गया और 50,000 का डेटर कम हो गया, तो करंट एसेट सेम रह गई 2 लाख की।
करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 लाख ही रह जाएगी। करंट रेशियो निकालोगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, कितना आ गया 2:1। क्या लिखोगे? कोई चेंज नहीं, करंट रेशियो हैज नॉट चेंज। भाई आपका करंट रेशियो अल्टर नहीं हुआ, चेंज नहीं, ठीक है। और पॉइंट लो, एक पॉइंट और लेते हैं, BR रिसीव फ्रॉम डेटर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर। एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं अपनी तरफ से, BR discounted from bank dishonor, BR discounted from bank dishonor। एक BR जिसको हमने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया था वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया भाई, ठीक है। देखो मैं फॉर एग्जांपल राम नाम के किसी बंदे के पैसे मांगता था, ठीक है। उस बंदे ने मुझे BR दे दिया, मैंने वो BR बैंक से जाके डिस्काउंटेड करवा लिया था, कितने में भी करवाओ मैटर नहीं करता, 50 का BR था, 49 में डिस्काउंट करवा चुका, ठीक है। अब मेरी तरफ से वो BR खत्म हो चुका, लेकिन अब मान लो मैच्योरिटी डेट पे बैंक ने वो BR सामने वाली पार्टी के सामने प्रेजेंट किया, सामने वाली पार्टी पेमेंट देने से मना करती है। आपने +1 में पढ़ा था डिसऑनर्ड के बारे में, किसी पार्टी से मिला हुआ BR बैंक से डिस्काउंटेड करवाते हो, ड्यू डेट के ऊपर वो डिसऑनर्ड होता है। सोचो क्या एंट्री करोगे? जैसे ही वो डिसऑनर्ड होगा बैंक आपको तुरंत इन्फॉर्म करेगा, आपसे पैसा मांगेगा, ठीक है, यानी कि बैंक आपके पैसा मांग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप भी तो उस पार्टी के पैसा मांगोगे, ठीक है। तो एक तरफ तो हमारी करंट एसेट्स बढ़ जाएगी क्योंकि डेटर का बैलेंस बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारी करंट जो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, जैसे किसी से BR डिस्काउंटेड करा रखा था, डिसऑनर्ड हुआ, हम लोग एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तरफ तो हमारा डेटर का बैलेंस बढ़ेगा, एक तरफ हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में करंट एसेट्स वही 2 लाख, मान लो 50 का BR था, 50 के डेटर बढ़ेंगे और 50 का बैंक बैलेंस कम होगा, तो आपके पास करंट एसेट्स कितने की बचेगी? वही 2 लाख की। करंट लायबिलिटी आपकी कितनी रहेगी? 1 लाख। रेशियो निकाल लो, वही 2:1 आएगा। आप क्या लिखोगे? करंट रेशियो हैज नॉट चेंज, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आगे दिए हुए 7th, 8th, 9th और 10th क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस आप लोग सारे के सारे खुद करके देखें। किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टीज लगती है तो वो मुझे बता दें, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा 7th, 8th, 9th, 10th आप खुद करके देखेंगे, उसके बाद 11th, 12th, 13th आई थिंक यहीं तक मैंने करवाए थे, 14th भी हो गया था, आई थिंक 14th भी हमारा नहीं हुआ था, नहीं 14th नहीं हुआ था, 13th तक हुए थे हम लोग, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो इस देखो बेटा, इसका जो 14th क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो निकालो, फार्मूला में पता ही है भाई, पहले करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दो चीजों की जरूरत है, क्या क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल दी हुई है 630, करंट एसेट्स दी हुई है 840, इन्वेंट्री दी गई है 4 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ रुपीज 1,05,000। देखो बेटा, पहली बात इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट एसेट्स तो आपको दे रखी है, लेकिन साथ के साथ इन्वेंट्री भी दे रखा है। अब उस इन्वेंट्री का क्या रोल है? इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है, वैसे तो कोई रोल नहीं,
क्योंकि इन्वेंट्री इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग इन द करंट एसेट्स। भाई इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, क्या हम उसको ऐड करें? नहीं। अगर ये लिखता अदर करंट एसेट्स तो आप उसको करंट एसेट्स में ऐड करते, लेकिन जब इसने क्लियर क्वेश्चन में आपको ये लिख रखा है करंट एसेट्स 1 लाख, तो 1 लाख की करंट एसेट्स तो होगी, लेकिन एक बात और है इसमें, भाई जो इन्वेंट्री उसके ब्रैकेट में दे रखा है कि इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ रुपीज 1,05,000, भाई उस करंट एसेट्स में 1,05,000 का लूज टूल शामिल है। अब लूज टूल्स जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लूज टूल्स भी आता है, लेकिन करंट रेशियो निकालने के लिए जो करंट एसेट्स चाहिए उसमें लूज टूल्स नहीं आता। अब ये जो करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दी गई है उसमें इन्वेंट्री पूरी की पूरी 4 लाख शामिल है, यानी कि वो लूज टूल्स भी शामिल होगा उसमें, तो वो लूज टूल्स इसमें से क्या करो? माइनस करो। तो पहले तो लिखो करंट एसेट्स, यहां पे लिख दो टोटल करंट एसेट्स माइनस लूज टूल्स। लूज टूल्स, भाई टोटल करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में आपके पास 8,40,000 है और उसमें लूज टूल्स कितने का था? 1,05,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास करंट एसेट्स 735 की आ गई। एक्चुअल करंट एसेट्स 735 की। दूसरी बात, आपके पास इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी गई है। हम लोग करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पता नहीं है, फिलहाल वो निकालनी है। तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है 6,30,000। करंट एसेट्स आपने निकाली है 735 की, करंट लायबिलिटी पता नहीं, ये इधर ये इधर, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 735 माइनस 630, 1,05,000 की करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, नाउ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी थी? 735 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी 1,05,000, कितना हो गया? 7:1 हो गया। करंट रेशियो कितना आ गया? 7:1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन। देखो भाई 15th क्वेश्चन में ये कहता है कि एक फर्म है करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 2 लाख, it then paid a current liability of 40,000 and after the payment current ratio 2:1. Determine the size of current liability and working capital after the payment. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में केवल एक बात कह रहे हैं कि भाई आपके पास 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स 2 लाख, और ये कहता है कि अब कंपनी ने 40,000 की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। फिलहाल करंट लायबिलिटी कितनी है मुझे नहीं पता, यहाँ इमेजिनरी फिगर भी नहीं चलेगा क्योंकि एक अमाउंट दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी कितने की है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहता है जितने की भी करंट लायबिलिटी थी उसमें से 40,000 रुपीज की करंट लायबिलिटी की हमने भाई पेमेंट कर दी, और जब पेमेंट कर दी उसके बाद जब करंट रेशियो निकाला गया, पेमेंट के बाद का करंट रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो इसने फिर आपसे पूछा, क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रहे हैं, साइज ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट और बिफोर द पेमेंट। पहले आप सोचो कि अगर मैं 40,000 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो क्या करंट एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कैश नहीं जाएगा आपके पास से, जाएगा। एक तो आप देखो कि व्हेन करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 40,000 इज पेड, तो उसके बाद देयरफॉर करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद करंट एसेट्स हमारी कितनी होगी? भाई करंट एसेट्स जहां 2 लाख रुपीस थी
उसमें से 40,000 रुपीज का कैश माइनस हो गया, करंट एसेट्स आ गई 160 की, ठीक है। अच्छा, पेमेंट के बाद करंट लायबिलिटी कितने की होगी वो तो क्वेश्चन में निकलवा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन एक बात और पता है कि भाई पेमेंट करने के बाद जो करंट रेशियो है वो 2:1, पेमेंट के बाद का करंट रेशियो यानी कि करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट इज इक्वल टू 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, 2:1, 4:3 किसी को भी ऐसे लिखा जा सकता है 2:1। भाई 2:1 का मतलब होता है 2/1, 4:3 का मतलब होता है 4/3, ठीक है। तो अब आप देखो पेमेंट के बाद का जो मेरा करंट रेशियो वो 2:1 है, पेमेंट के बाद की करंट एसेट्स मुझे पता है कितनी है 160, पेमेंट के बाद की करंट लायबिलिटी कितनी है वो हमें पता नहीं, जो निकालनी है, इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, करंट लायबिलिटी इधर चली जाएगी, ऐसा ही होगा करंट क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 80,000। हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो 80,000 की है, कब की, पेमेंट के बाद। तो मैं लिख सकता हूं इसका मतलब देयरफॉर करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, भाई पेमेंट करने के बाद हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो 80,000 की। पूछ क्या क्या रहे, एक तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द करंट लायबिलिटी आफ्टर द पेमेंट, निकाल दी। दूसरे आपसे पूछ रहे हैं वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट, वर्किंग कैपिटल का क्या फार्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर वर्किंग कैपिटल पेमेंट के बाद की पूछ रहा है तो दोनों चीजें भी कब की चाहिएगी, पेमेंट के बाद की। तो मुझे पेमेंट के बाद की करंट एसेट्स भी पता है, मुझे पेमेंट के बाद की करंट लायबिलिटी भी पता है, तो हम लिख सकते हैं आल्सो वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, आल्सो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद की वर्किंग कैपिटल वो कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट माइनस करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट। पेमेंट के बाद की करंट एसेट्स में से पेमेंट के बाद की करंट लायबिलिटी को माइनस करके, पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स कितने की है 160 की, करंट लायबिलिटी कितने की है 80 की, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी कितने की आ गई 80,000, वर्किंग कैपिटल कितने की आ गई 80,000। दिस इज अवर वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, ठीक। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ दीज टू आइटम बिफोर द पेमेंट, पेमेंट करने से पहले क्या था, भाई मेरे पास पेमेंट करने से पहले की करंट लायबिलिटी निकालनी, पेमेंट से पहले, पेमेंट मैंने कितने की थी 40 की, पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी कितने की रह गई 80 की, तो पेमेंट से पहले कितनी थी 80 में वो 40 वापस ऐड कर दो, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट, बिफोर पेमेंट that is equal to current liability after payment माइनस में अमाउंट पेड, या माइनस में सॉरी प्लस में करंट लायबिलिटी पेड, प्लस में करंट लायबिलिटी पेड। भाई पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी बच रही है 80,000, आपने कितने रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है 40,000, तो पेमेंट से पहले आपकी करंट लायबिलिटी कितने की थी 120 की, एक चीज निकल गई।
दूसरा इसमें पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि वर्किंग कैपिटल पेमेंट करने से पहले की निकालनी है तो करंट एसेट्स भी पहले की चाहिए, करंट लायबिलिटी भी पहले की चाहिए। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट भी पता है, करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट भी पता है। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट कैसे निकलेगी? दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट माइनस करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट। पेमेंट से पहले की करंट लायबिलिटी को माइनस करो। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट कितनी है? 2 लाख। करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितनी है? 120। तो देयरफॉर वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 80,000 आ गई। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल बिफोर द पेमेंट। पेमेंट करने से पहले अगर हम वर्किंग कैपिटल निकालें तो कितनी आ रही है? 80,000 रुपीज ही आ रही है। ठीक है बेटा, तो देखो डियर ये आज के क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को करके देखिए, काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे, काफी टाइम लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।